हेलो नमस्कार, मैं सत्यवंत सर इस गंगा जमुनी के पवित्र सरजमी गाजीपुर से आप समस्त साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी विषय का। और आप जानते होंगे कि हिंदी एक ऐसा विषय है जहां से उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित कराए जाते हैं, जितनी भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी से प्रश्न बनते हैं। और हिंदी के प्रत्येक टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, चाहे हिंदी भाषा का इतिहास हो, हिंदी का व्याकरण हो, हिंदी का जो साहित्य है, या हिंदी संबंधित पत्र पत्रिकाएं समाचार हैं या समाचार पत्र जो हैं, यहाँ सभी से प्रश्न बनते हैं। तो हम आज से हिंदी की क्लास प्रारंभ करेंगे और ये हमारी जो क्लास होगी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक होगी। आप पीसीएस लेवल तक हिंदी को यहाँ से पढ़ करके पीसीएस लेवल तक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप हिंदी को बिल्कुल क्रमबद्ध व्यवस्थित ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप कलम कापी नोट्स लेकर के बैठिए और हिंदी की नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो हिंदी को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप अपने पास कलम और कापी लेकर के बैठिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। पहले भावनाओं को समझिए, इसके बाद फिर उसको नोट्स कीजिएगा। तो पढ़ेंगे हम आज हिंदी को। तो सामान्य रूप से इसके रूपरेखा की बात की जाए तो हिंदी जो है सर एक भाषा है, या सामान्य रूप में कहा जाए तो विश्व में बहुत सारी भाषाएं, लगभग 3000 से अधिक भाषाएं हैं। और उन भाषाओं में से एक भाषा का नाम है हिंदी, अर्थात एक भाषा का नाम हिंदी है। और जो नाम होता है वो किसी व्यक्ति का भी होता है, किसी पशु पक्षी का भी नाम रखा जाता है, और वो नाम रखने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होता है। जैसे आपका नाम होगा, पिताजी रखे होंगे, या तो दादाजी माताजी कोई ना कोई रखा होगा। उसी प्रकार से यह हिंदी एक सबसे पहले तो नाम है। किसका नाम है सर? तो यह एक भाषा का नाम है। इसके नाम के इतिहास की बात करेंगे। भूमिका समझिएगा क्या क्या पढ़ना है हमें हिंदी में। तो हिंदी के नाम के इतिहास को पढ़ना है। यह नाम अर्थात एक शब्द लिखा गया है, हिंदी शब्द के इतिहास को पढ़ना है। और हिंदी शब्द के बाद अगर देखें तो हिंदी एक भाषा है। हिंदी के भाषाई इतिहास को भी पढ़ना है, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, भाषा कितने रूप हैं। इसके बाद हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ, भाषा और इसका विकास क्रम पढ़ेंगे, भाषा और विकास क्रम, भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसके बाद भाषा के बाद देखा जाए तो हिंदी एक विषय भी है। विषय के अंतर्गत हमें दो चीजें पढ़नी है, एक व्याकरण और दूसरा साहित्य। भावनाओं को समझते हुए चलिएगा क्रमबद्ध। हमें विषय के अंतर्गत दो रूपों में पढ़ना है हिंदी को, हिंदी का व्याकरण और हिंदी का साहित्य। यानी कि हमें मुख्य रूप से ये चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले हिंदी शब्द के इतिहास को जानना है, इसके बाद हिंदी भाषा के विकास क्रम को जानना है, इसके बाद भाषा को जो लिखने का तरीका होता है, भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, और इस लिपि का भी अध्ययन किया जाएगा। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि हम जानते हैं। देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ, किसके शिलालेखों में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है, सारी चर्चाएं हम लिपि से संबंधित करेंगे। इसके बाद हिंदी का विषय के रूप में भी अध्ययन किया जाएगा। विषय के रूप में हिंदी के हम व्याकरण को और साहित्य को पढ़ेंगे। और इस व्याकरण में अगर चर्चा किया जाए तो हिंदी के व्याकरण में हमें दो प्रकार के व्याकरण पढ़ने होंगे, एक गद्य का व्याकरण और दूसरा पद्य का व्याकरण। गद्य के व्याकरण में हमें वर्ण विचार, जिसमें आपके पूरी वर्णमाला आएगी, अघोष अघोष स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों का वर्गीकरण। इसके बाद पूरी वर्णमाला के बाद हमारी संधि भी इसी में आ जाएगी। वर्ण पर आधारित विषय है, वर्ण विचार के अंतर्गत पढ़ लेंगे। वर्ण के बाद हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय,
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, तमाम प्रकार के जो शब्द होंगे, वर्ड पावर जिसको आप कह सकते हैं, शब्द विचार पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य विचार, वाक्य विचार। इसके बाद पद्य के व्याकरण में हमें 3 चीजें पढ़नी है, रस, छंद और अलंकार। तो ये सामान्य रूप में हमें पढ़ना है। हिंदी के विकास क्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है सर, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसके बैकग्राउंड को। तो हिंदी भाषा के जन्म का, कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ, हिंदी भाषा की बोलियां, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, इसके बाद हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे, हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। संवैधानिक विकास के साथ साथ हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाएं, हिंदी भाषा की पत्र पत्रिकाएं, इसके बाद हिंदी से संबंधित प्रमुख दिवस एवं सम्मेलन, हिंदी के प्रमुख दिवस या हिंदी से संबंधित प्रमुख दिवस एवं सम्मेलन, इसके बाद हिंदी से संबंधित पुरस्कार, इनका अध्ययन किया जाएगा। साहित्य में हम हिंदी के साहित्य विभाजन को पढ़ेंगे, जो हमारे हिंदी का विभाजन किया गया है एकदम प्रारंभ से, हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के हम आधुनिक युग तक, छायावाद, प्रगतिवाद, नव प्रयोगवाद, सारी नई कविता का युग, साठोत्तरी कविताएं का युग, जो भी है सारे अध्ययन करेंगे हम साहित्य के अंतर्गत। गारसा दत्तासी से लेकर के अब तक के जितने हमारे रचनाकार हुए हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। तो हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। एक बार फिर आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप हिंदी को क्रमबद्ध पढ़ना चाहते हैं तो आज से हमारी क्लास हिंदी की रेगुलर चलेगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाते चलिएगा, और एक बेहतरीन नोट्स तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आगे चला जाए। चर्चा करेंगे अब हिंदी शब्द के इतिहास के बारे में। हिंदी शब्द का इतिहास, यानी कि यह जो हमने बोर्ड पर लिखा है, यह एक शब्द लिखा है। अभी भाषा की बात नहीं करेंगे, हिंदी शब्द की चर्चाएं करेंगे हम। तो इस हिंदी शब्द की बात करें सर, सबसे पहले तो यहां से प्रश्न बनता है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? क्या अरबी का शब्द है, फारसी का शब्द है, हिंदी का शब्द है कि संस्कृत का शब्द है? तो जो हिंदी शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है सर? फारसी भाषा। केवल हिंदी ही नहीं, हिंदी के साथ साथ हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के हैं। अर्थात हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये किस भाषा के शब्द हैं सर? तो फारसी भाषा के हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। और यह जो हिंदी शब्द है यह कहाँ से आया, फारसी भाषा में कैसे इसको लिखा गया, इसकी सामान्य चर्चा किया जाए तो हिंदी शब्द जो है इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे ईरान देश के लोग। एक देश है आप जानते होंगे पाकिस्तान के अगल बगल में, ईरान देश में प्रारंभ में आज से लगभग हमारे आज़ादी से पहले ही यहाँ पर ईरान देश में फारसी भाषा बोली जाती थी। और ईरानियों का जो मुख्य धर्म था पारसी धर्म था, लेकिन मुस्लिम आक्रमणों के बाद यहाँ पर मुस्लिमों का आधिपत्य हो गया। अब यह इस्लामी कंट्री है। इसको थोड़ा सा समझिएगा। ईरान देश की भाषा क्या है? फारसी भाषा। यहाँ का धर्म क्या है? पारसी धर्म है।
जैसा कि आप जानते होंगे, हिंदू धर्म का मुख्य ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, इस्लाम धर्म का कुरान, क्रिश्चियन का बाइबल है, मुख्य पुस्तकें, मुख्य ग्रंथ हैं। उसी प्रकार से पारसी धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है, पारसी धर्म का मुख्य ग्रंथ जैद अवेस्ता है। जैद अवेस्ता। हिंदी धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है सर? पारसी धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है सर? तो जैद अवेस्ता है। अब इनसे हमें क्या लेना देना है सर? तो इनकी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत में ईरान देश के निवासी, ईरान के नागरिक भारत में आए तो भारत के उत्तर में एक नदी बहती है, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। इन्होंने सिंधु को सिंधु नहीं कहा। जब ईरान देश के लोग भारत आए तो ये सामान्य रूप से स का उच्चारण ह से करते थे, यानी कि स को ह बोलते थे और ध को द बोलते थे। ठीक है ना? तो यहां पर जो सिंधु नदी बहती है, सिंधु को इन्होंने हिंदू कह दिया और इसी हिंदू शब्द से बाद में जाकर के हिंदवी शब्द बना। हिंदवी से हिंदी शब्द का विकास हुआ। तो सामान्य चर्चा करेंगे। ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा और हिंदू से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ और इन्होंने यहाँ पर जो प्रयोग की जाती थी भाषा हिंदी कहा और यहाँ के क्षेत्र के लोग जो रहते थे उसको हिंदुस्तानी कहा इन्होंने। यानी हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? तो यह फारसी भाषा के शब्द हैं। जैसी बात है, ईरानी आए होंगे तो ईरानी कौन सी भाषा बोल रहे होंगे? फारसी भाषा। यह हिंदी शब्द किस देश के लोगों के द्वारा दिया गया? तो ईरान देश के लोगों के द्वारा दिया गया। दूसरा पॉइंट, हिंदी शब्द का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो हिंदी शब्द का सबसे पहले उल्लेख, हिंदी शब्द सबसे पहले लिखा कहाँ गया था? तो हिंदी शब्द सबसे पहले जैद अवेस्ता नामक धर्म ग्रंथ में लिखा गया था। अगला पॉइंट बनेगा आपका, जैद अवेस्ता किस धर्म का मुख्य ग्रंथ है? तो जैद अवेस्ता आपका पारसी धर्म का मुख्य ग्रंथ है। अब आगे नोट करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ से आप ये सामान्य चीजें बहुत कई बार पढ़ चुके होंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा अंदर तक हम अध्ययन करके सामान्य चर्चाएं करेंगे। भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला पॉइंट आपका होगा सर, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान फारसी भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, हिंदी शब्द, इसको आप नोट करते जाइएगा, बिल्कुल क्रमबद्ध हम पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद नोट्स भी करते चलेंगे। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश के लोगों ने किया, या हिंदी शब्द किस देश के लोगों के द्वारा दिया गया? हिंदी शब्द किस देश के लोगों के द्वारा दिया गया? तो हिंदी शब्द जो है ईरान देश के लोगों के द्वारा दिया गया। हिंदी भारत में बोली जाती है और हिंदी शब्द जो बोला सबसे पहले वो ईरानियों ने बोला। अर्थात बात तो यही हुई कि बच्चा जन्म लिया हमारे घर में और नाम रखा पड़ोसी ने। भावनाओं को समझ रहे होंगे। इसके बाद हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है सर? तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है आपका जैद अवेस्ता में मिलता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैद अवेस्ता में मिलता है। अगला प्रश्न आपका बन सकता है, जैद अवेस्ता किस धर्म का ग्रंथ है? तो जैद अवेस्ता पारसी धर्म का ग्रंथ है। इसको आप नोट्स बनाते चलिएगा। आगे चलते हैं सर। ये हो गई हमारे हिंदी शब्द की बात। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, अमीर खुसरो, नाम तो सुना ही होगा। अमीर खुसरो ने
हिंदी को हिंदी भी कहा और हिंदी के लिए एक और शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, या अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सामान्य रूप में अगर आप देखें तो अमीर खुसरो की एक रचना है खलिक बारी। गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को यह होम ट्यूशन पढ़ाते थे, घर पे जाके पढ़ाते थे, और उसको पढ़ाने के लिए इन्होंने हिंदी का एक संक्षिप्त व्याकरण लिखा या हिंदी की एक सामान्य रचना लिखी और उसमें इन्होंने हिंदवी शब्द का उल्लेख किया। यानी कि हिंदवी शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो अमीर खुसरो के द्वारा। या अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा? तो हिंदवी कहा। किस ग्रंथ में हिंदवी कहा? तो उस ग्रंथ का नाम था खलिक बारी। यानी कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना खलिक बारी में हिंदी को हिंदवी कहा। अमीर खुसरो को कई नामों से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तोता ये हिंदवी कहते हैं, तोता ए हिंद भी कहा जाता है, और इन्हीं को खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है, खड़ी बोली का प्रथम कवि। कई प्रश्न यहां से बनेंगे आपके। अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा? तो हिंदवी कहा। इसके बाद अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी अपने किस ग्रंथ में या किस पुस्तक में लिखा? तो खलिक बारी में लिखा। इसके बाद तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि या पहला कवि किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। जो आज हम खड़ी बोली बोलते हैं, इसमें सबसे पहले कविता लिखने का काम अमीर खुसरो ने किया, इसलिए अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। इसके बाद जो अमीर खुसरो, इनको भारत में संगीत का जनक, तबला का जनक, तमाम प्रकार के नामों से जाना जाता है इनको। इसके बाद अगर इनको आप पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं, उन रचनाओं को हम याद कर लेंगे आसानी से, और कुछ पद्धतियां हैं, तो थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। इतनी सामान्य जानकारी आप अमीर खुसरो के बारे में लिखे होंगे। अगला पॉइंट आपका सर, अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं? इसे इनकी कहानी को समाप्त कर देते हैं, फिर बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। अमीर खुसरो की रचनाएं एवं पद्धतियां। कुछ रचनाएं इन्होंने शुरू की, लिखी, और कुछ पद्धतियों की शुरुआत की इन्होंने। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन कौन सी पद्धतियों की शुरुआत की? तो कुछ एक छोटा सा बेहतरीन ट्रिक होगा जिसके माध्यम से आप इनकी सारी रचनाएं और इनकी जो पद्धतियां हैं उन पद्धतियों को आप याद रख सकते हैं। और ट्रिक होगा आपका खुसरो की पहली आशिका। मजेदार ट्रिक होगा, खुसरो की पहली आशिका। क्या बात है। नजराना। हालात देखकर बारी में मुकर गई। खुसरो की पहली आशिका नजराना, हालात देखकर बारी में मुकर गई। खुसरो एक नजराना नामक लड़की से मोहब्बत कर बैठे। इन्होंने इजहार किया नजराना से, लेकिन जब नजराना की बारी आई तो नजराना मुकर गई। बात वही है, खुसरो की पहली आशिका, पहला बार इनका दिल टूटा। खुसरो की पहली आशिका नजराना, हालात देखकर बारी में मुकर गई। ये इनकी रचनाएं और पद्धतियां हैं। ध्यान दीजिएगा, खुसरो से हो जाएगा खुसरो से अमीर खुसरो। खुसरो से क्या होगा सर? तो अमीर खुसरो होगा। इसके बाद पहली से हो जाएगा आपकी पहेलियां। पहली से पहेलियां। पहेलियां का मतलब आप जानते हैं, बुझौनी जिसको कहते हैं भोजपुरी में। बहुत सारी बुझनियाँ आपने सुना होगा। बचपन में हम लोग खूब एक दूसरे को
प्रश्न पूछते थे, दूसरा बालक उसका जवाब देता था। ये पद्धति है आपकी, ये रचना नहीं है। इसके बाद आशिका है, तो आशिका से इनकी रचना है आशिका। अगला सर नजराना, नीचे दिख रहा है ना। अगली रचना है आप इनकी नजराना। नजराना से हो जाएगा नजराना ए हिंद, नजराना ए हिंद। इसके बाद हालात, अगली रचना इनकी है हालात। हालात से हो जाएगा हालात ए कन्हैया, हालात से हालात ए कन्हैया। देखकर यहां पर साइलेंस है। बारी से हो जाएगा खलिक बारी, बारी से हो जाएगा खलिक बारी। यहां पर मैं और गई ये भी साइलेंट है। मुकर से हो जाएगा मुकरियां, मुकर से हो जाएगा मुकरियां। ये खुसरो की, अमीर खुसरो की रचनाएं और पद्धतियां हैं। ठीक है, बस 2 लाइन याद रखिएगा। खुसरो की पहली आशिका नजराना, हालात देखकर बारी में मुकर गई। खुसरो से हो जाएगा अमीर खुसरो, मतलब इनका नाम। पहली से पहेलियां याद रख लेंगे, आशिका से आशिका, नजराना से नजराना हिंद, हालात से हो जाएगा हालात कन्हैया, बारी से इनकी रचना खलिक बारी, और मुकर से मुकरियां। यहाँ पर पहेलियां और मुकरियां ये 2 पद्धतियां हैं, और ये आपकी आशिका, नजराना ए हिंद, हालात कन्हैया, खलिक बारी, ये इनकी पुस्तकें हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इनकी खलिक बारी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खलिक बारी किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। ये मुकरियां, जैसे पहेलियां आप जानते ही होंगे कौन सी पद्धति, जिसमें एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है। लेकिन मुकरियां ऐसी पद्धति जिसमें व्यक्ति खुद से प्रश्न करता है और खुद से जवाब देता है। जैसे भोजपुरी में एक गांव में औरतें गीत गाती हैं, कौने बनवा बोले ली कोयलिया, कौने बनवा मोर बोले हो। फिर अपने से जवाब देती है, मैया मोरी वो ही बनवा बोले। पता नहीं कैसे है। इसी प्रकार से मतलब खुद से प्रश्न करना और खुद से उत्तर देना ही यह पद्धति मुकरियां कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाइए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और भी अच्छी चीज़ें हम करने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी प्यार आप दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह हिंदी शब्द की बात हुई। हिंदी शब्द के बाद हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के रूप में, हिंदी को भाषा के रूप में, अर्थात यह हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या सर? भाषा है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो सामान्य रूप में देखने का प्रयास कीजिएगा। यह जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से आ प्रत्यय जुड़ने से हुई है। भाष जो है धातु है और आ जो है प्रत्यय है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु में आ प्रत्यय जुड़ने से हुई है, जिसमें भाष शब्द का अर्थ होता है बोलना या कहना या व्यक्त करना। अर्थात हम जो बोलते हैं, जो कहते हैं या जो व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। सामान्य रूप में भाषा की परिभाषा दी जाती है, जिस माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। अर्थात ए मीडियम ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज कॉल्ड टू लैंग्वेज। भाषा शब्द की परिभाषा होती है जिस माध्यम से
विचारों का या विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से विचारों को आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। सपोज दैट समझिएगा, यहाँ पर आप हो गए, यहाँ पर कोई और हो गया, अगर आपके मन में कुछ विचार चल रहे हैं, अगर आप अपने विचार को यहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं तो कैसे पहुँचाएंगे? या तो बोलकर पहुँचाएंगे या तो लिखकर पहुँचाएंगे। आपने अपने विचारों को बोल करके पहुँचाया या तो लिख करके पहुँचाया, यानी कि विचारों को पहुँचाने का माध्यम क्या है? बोलना और लिखना। और बोल कर लिख कर के विचारों को आपने आदान प्रदान किया, फिर इसके बाद मिस्टर ने मिसेज से बोला और मिसेज ने मिस्टर से बोला, विचारों का आदान प्रदान हुआ, और जिस माध्यम से इन्होंने विचारों का आदान प्रदान किया वही माध्यम भाषा कहलाता है। यहां से एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आदान प्रदान को अर्थशास्त्र की भाषा में विनिमय कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? विनिमय कहा जाता है। एक परिभाषा और दे सकते हैं, जो भाषा है विचारों के विनिमय का एक साधन है, माध्यम है। भाषा एक माध्यम थी ना जो विचारों को आदान प्रदान की, यहाँ से भाषा विचारों के विनिमय का एक माध्यम है। इसके बाद यहाँ से ये दोनों लोग जब आपस में बातचीत करना शुरू कर दिए होंगे तो इनमें संप्रेषण बना होगा, कम्युनिकेशन बना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो भाषा है संप्रेषण का एक माध्यम है, ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम है। संप्रेषण का मतलब लोगों को जोड़ने का माध्यम है। अगर भाषा नहीं होगी तो कोई व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएगा। हम आपके साथ जुड़ पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारी भाषा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से आ प्रत्यय जुड़ने से हुई है। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना, कहना या व्यक्त करना। अर्थात हम जो बोलते हैं या जो कहते हैं या जो व्यक्त करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। अर्थात जब बोलेंगे या कहेंगे या व्यक्त करेंगे तो अपने विचारों को ही कहेंगे, विचारों को ही बोलेंगे या विचारों को ही व्यक्त करेंगे। अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो कोई ना कोई सुनेगा, फिर जब वो सुन लेगा तो वो भी अपने विचारों को व्यक्त करेगा। अर्थात उसके विचार हमारे तक आए, हमारे विचार उसके तक पहुंच गए। अर्थात हमने विचारों का क्या किया? आदान प्रदान किया, और ये विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाती है। एक शब्द यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, सर ये भाषा जो शब्द है किस भाषा का शब्द है? तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भाषा शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके बाद ये भाषा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो ध्यान दीजिएगा, शब्द में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान करने के लिए उसका क्रिया के साथ प्रयोग कर लीजिएगा। भाषा बोला जाता है कि भाषा बोली जाती है? अगर बोला जाता है तो पुल्लिंग, पुल्लिंग, अगर बोली जाती है तो स्त्रीलिंग। तो बताइए ना, भाषा बोला जाता है कि बोली जाती है? तो बोली जाती है। अर्थात यह भाषा जो है सर स्त्रीलिंग का शब्द है। सामान्य रूप में यह जो आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय सूचित करता है अधिकांशतः जिस शब्द के अंत में आ प्रत्यय लगा होता है वह शब्द स्त्रीलिंग का होता है। आप लेखपाल के एग्जाम को देखिएगा, लेखपाल के पेपर को जो भी प्रीवियस ईयर में हुआ अभी हाल ही में, उसमें यहाँ से लिंग से प्रश्न बना है। अगर बस आप इस पॉइंट को ध्यान देंगे कि जिस शब्द के अंत में आ होगा अधिकांशतः प्रायः वह शब्द स्त्रीलिंग होता है, अगर इस पॉइंट को ध्यान देंगे तो आपको 1 नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
और नंबर की बात तो छोड़िए, पॉइंट्स के खेल होते हैं यहाँ पे। अगर एक पॉइंट आपका कम पड़ गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। अगर उसी एक पॉइंट को आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसी एक पॉइंट को साथ में लेकर चलते हैं, तो आप हजारों लोगों को अपने पीछे छोड़कर चले जाएंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम अगले लेक्चर में आपको और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है, भाषा कितने प्रकार की होती है, अर्थात भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप हैं? तो इसको मिटा देना। भाई साहब मिसेज और मिस्टर साहब को भी मिटाना पड़ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। भाषा के कितने रूप हैं? तो सर भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं। कितने रूप हैं सर? दो रूप। पहली है मौखिक भाषा और दूसरी है लिखित भाषा। और एक अन्य रूप भी है भाषा का, जिसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने रूप हैं सर? तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक अन्य रूप है जिसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। अगर आपसे पूछा जाएगा भाषा कितने रूप हैं, भाषा के कितने रूप हैं, अगर ऑप्शन में दिया हो 2, 3, 4, 5, तो 2 ही लगाएंगे। भाषा के मुख्यतः दो रूप ही हैं। अगर 2, 3 दोनों दिया होगा ऑप्शन में तो 2 ही करेंगे। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है सर? तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जब विचारों को मुख द्वारा बोल करके आदान प्रदान किया जाए तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब विचारों को मुख द्वारा बोल करके आदान प्रदान किया जाए तो उस भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या सर? जब विचारों को लिख करके व्यक्त किया जाए, लिख कर करके विचारों का आदान प्रदान किया जाए। जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अर्थात हम मुख के द्वारा बोल रहे हैं, आप हमारे विचारों को समझ रहे हैं, यह मौखिक भाषा हो जाएगी। इसके बाद हम लिखे हुए बोर्ड पर इसको पढ़ करके भी आप विचारों को समझ रहे हैं। जब विचारों को समझ रहे हैं अर्थात हमारे विचार आप तक जा रहे हैं, अर्थात विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, यह लिखित भाषा हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद यह सांकेतिक भाषा क्या होती है सर? सांकेतिक भाषा कहते किसे हैं? तो सामान्यतया जब विचारों को संकेतों के माध्यम से या इशारों के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता है तो उस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप अगर एक सामान्य उदाहरण लें तो स्टेशनों पर अनाउंसमेंट होता है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनाउंसमेंट हो रहा है, कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है? मौखिक भाषा का। ट्रेन के डिब्बों में लिखा होता है, सार्वजनिक स्थानों पर लिखा होता है धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान निषेध है। तंबाकू के डिबिया पर भी लिखा होता है, तंबाकू के पैकेट पर भी लिखा होता है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और आदमी वहीं सबसे ज़्यादा जाता है। अगर वह फायदेमंद लिखा होता तो कम ही लोग उसको यूज करते हैं, लेकिन लिखा है हानिकारक है, मौत लिखी है, फिर भी आप उसको ग्रहण करते हैं। और हम अपने अभिनेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो प्रचार प्रसार करके इसका बहुत विस्तार कर रहे हैं भारत में। तो स्वागत है उनका भी, बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर जब अनाउंसमेंट होता है तो मौखिक भाषा, जैसे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हमने बोला, यह मौखिक भाषा हो गई। अगर लिख दे धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या धूम्रपान निषेध, निषेध ही लिखते हैं। इसका मतलब यह लिखा गया है। अगर कहीं लिखा गया होता तो आप वहाँ पर धूम्रपान नहीं करते, अर्थात उस लिखने वाले के विचारों को, कानून जो बना है उसके विचारों को समझ जाते हैं, यह लिखित भाषा हो गई। लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे कि एक बॉक्स बना होगा और इसमें एक सिगरेट बनी होगी और यहाँ से धुआं निकल रहा होगा और इस धुएं को काट दिया जाता है ऐसे। इसका मतलब क्या?
यहाँ पर धूम्रपान करना मना है, धूम्रपान निषेध है। बताइएगा सर यह जो चित्र बना है क्या कुछ बोल रहा है? नहीं सर। तो मौखिक भाषा हो सकता है क्या? नहीं। क्या यह कुछ लिखा गया है? नहीं सर, लिखा नहीं गया है। तो क्या यह लिखित भाषा है? नहीं सर, लिखित भाषा नहीं है। यह एक चित्र बना है, एक संकेत बना है, यह सिगरेट का चिन्ह बना है और इस चिन्ह को देख करके, इस संकेत को देख करके हम इसके विचारों को समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें धूम्रपान नहीं करना है, धूम्रपान मना है। अर्थात यह चित्र ना तो कुछ बोल रहा है ना ही कुछ लिखा गया, सिर्फ एक चित्र, एक संकेत बनाया गया और इस संकेत के माध्यम से हम विचारों को समझ जाते हैं और यही भाषा कहलाती है सांकेतिक भाषा। अगर किसी हॉस्पिटल पर जाएंगे तो वहाँ पर प्लस बना होता है, यह ना तो कुछ बोल रहा है ना ही कुछ लिखा गया है, सिर्फ एक चिन्ह बनाया गया है और इस चिन्ह के माध्यम से समझ जाते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल या मेडिकल होगा। अगर जाते वक्त रोड पर आपको इस प्रकार का चिन्ह बना होगा तो आप जान जाते हैं कि यहाँ से हमें दाहिने मुड़ना है। ठीक है, तो ये आपके भाषा के रूप होंगे। भाषा कितने रूप हैं सर? तो 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। एक प्रश्न और आपका, भाषा का सबसे पहले किस रूप में प्रयोग किया गया? मौखिक भाषा में या लिखित भाषा के रूप में? तो भाषा का सबसे पहले प्रयोग मौखिक भाषा के रूप में किया गया, फिर बाद में लिखित भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे प्रारंभ में अगर देखें तो गुरुकुलों में पढ़ाई होती थी, ये गुरुजी होते थे, कुछ शिष्यों को जंगलों में ले जाकर के पढ़ाते थे। गुरुजी प्रवचन देते थे, शिष्य सुन करके उनको ग्रहण करते थे, लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे लोग पेड़ों की पत्तियों, पेड़ों की छालों पर लिखने का काम प्रारंभ करने लगे। अर्थात सबसे पहले केवल बोला ही जाता था, फिर बाद में लिखने का काम प्रारंभ हुआ, अर्थात सबसे पहले मौखिक भाषा का प्रयोग हुआ। या हम अपने आप को ही ले लें तो जैसे हमारा जन्म होता है तो क्या तुरंत लिखने लगते हैं? नहीं, पहले बोलते हैं। अर्थात भाषा का सबसे पहले किस रूप में प्रयोग होता है? मौखिक रूप में। तो आज के लिए इतना ही। अगर प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।